हेलो गाइस, स्वागत है वापस से आपका मेरे इस वीडियो में। तो आप भी मेरे साथ लगे हुए हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जिस कारण से हमारा देश का संविधान इतना महान संविधान बना है। उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो आपको वीडियो में पूरा बना रहना है और देखना है कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें संविधान की निर्माण प्रक्रिया को मैंने दर्शाया और बताया कि कैसे कैसे प्रोसेस हुई थी। तो अगर आपको डाउट है तो आप पहले उसको देखें, फिर उसके बाद में आप इसको देखें। इसमें संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में और कहाँ-कहाँ से निहित करके किस तरह से इसको बनाया गया। फिर भी कुछ लोग इसको गलत बताते हैं, तो उसका कारण क्या है, कुछ चीज़ें उनके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो हम आते हैं सबसे पहले मुद्दे पे और बताते हैं कि आपको संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। तो संविधान की प्रमुख विशेषता में मैंने सबसे पहले पॉइंट लिखा है, लिखित व बड़ा संविधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का संविधान लिखित है। तो आपको बता दूं कि संविधान दो तरह से होते हैं, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। मौखिक क्या है? अलिखित। मतलब अलिखित में क्या होता है, लिखते नहीं क्या। देखो, सबसे पहले बता दूं कि अलिखित संविधान वह संविधान है जिसमें चीज़ों को पहले से लिखा नहीं होता। जैसे हमारे देश का संविधान में चीज़ें पहले से लिखी है, इन्होंने 1950 से पहले सब चीज़ें लिख ली है और आज हम उन्हीं को फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन वगैरह का है, उसमें चीज़ें ये रहती है कि समय समय के हिसाब से चेंजेस होते रहते हैं। अगर कोई रूल या कोई जजमेंट कल से न्यायालय वहाँ की देती है, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी है न्यायालय वहाँ पे अगर वो देता है तो उसको वो ऐड करते रहते हैं। कोई अलग से कोई संविधान में कोई कानून वो अपने हिसाब से बनाते हैं, उसको बनाते रहते हैं, उसके हिसाब से रूल चलता रहता है, फिर कुछ समय के बाद उसको बदल देते हैं। इस तरह से अलिखित होता है जिसमें कोई फिक्स नहीं होता है। और हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है। इससे पहले मैं बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, जो आज से लगभग 300 वर्ष पहले 1789 यानी कि 1789 में लागू हो गया था। और हमारा देश का संविधान 1950 में 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो गाइस, आज को बताता हूँ कि हमारे देश का संविधान लिखित और बड़ा संविधान क्यों है। हमारे देश के संविधान में जिस तरह से आपको पता है कि यहाँ पर 395 आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है, जबकि आपको मैं बता दूं कि जो अमेरिका का संविधान है उसमें मात्र 7 आर्टिकल है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा 395 और उनका 7 कितना छोटा है। उसके बाद में इसमें अभी तक 27 बार अनुच्छेद में संशोधन संविधान में हुए हैं और हमारे देश के संविधान में अभी तक 105 105 बार अनुच्छेद यानी कि संविधान में संशोधन हो चुके हैं। उसके बाद में आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और बड़ा संविधान है। इसके पीछे लिखित होने का कारण तो मैं बता चुका हूँ। अब आपको बता दूं कि कुछ फैक्ट जो आपको याद रखना चाहिए। तो भारत के अलावा अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है तो वह है अमेरिका का। अगर शब्दों में दुनिया के सबसे छोटे संविधान की बात की जाए तो वह है मोनाको का। मोनाको का संविधान जो है उसमें मात्र 3814 वर्ड है। मात्र 3814 वर्ड है। मोनाको यूरोप का एक देश है जो फ्रांस और इटली के बीच में आता है। उसके बाद में अगर लेटेस्ट संविधान की बात की जाए तो वह आता है नेपाल का। नेपाल का संविधान सबसे लेटेस्ट है, जो कि 20 सितंबर 2015 को ही लागू हुआ था। नेपाल का संविधान सबसे लेटेस्ट संविधान है। उसके बाद में बड़ा संविधान क्यों है? तो बड़ा संविधान होने के पीछे हमारे देश में बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यहाँ की विविधता है, यहाँ का इतना बड़ा विस्तार है। हमारे देश में अलग अलग कास्ट रिलीजन के लोग रहते हैं, जिसके लिए अलग अलग कानूनों का कुछ प्रावधान किया गया, अलग अलग संविधान में उनको सुविधाएं और छूट दी गई। इस कारण से बड़ा संविधान बना और इतना बड़ा देश होने के कारण से यहाँ पर विविधता है, जिस कारण से अलग अलग चीजें हमें मिलाकर लिखनी पड़ी। कानून विदों की योग्यता, यानी कि हमारे देश में संविधान बनाने वालों ने बहुत सारे कानून बनाए। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और बुद्धिजीवी लोग थे, जिन्होंने कानूनों को सम्मिलित किया और सुधार किया और वो सभी चीज़ें लगाई जो आज से 75 साल 70 साल पहले भी आज भी काम में आ रही। तो उन्होंने बहुत सोच विचार करके चीज़ें बनाई। अब हम बात करते हैं नम्यता और अनम्यता की। देखो, नम्यता और अनम्यता क्या होती है, यानी कठोर और लचीलापन। आपने सुना होगा। तो कठोर और लचीलापन में किस तरह से हमारे संविधान में निहित किया गया है, तो उसके लिए आप देखिए, हमारा संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर और लचीला दोनों आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारा संविधान एकदम अमेरिका की तरह कठोर हो, जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत जटिल हो, तो ये भी काम का नहीं। क्योंकि कल से अगर हमें किसी चीज को जो पुरानी गलत है उसको सुधार करना है तो उसको लचीलापन आवश्यकता है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। और नहीं करते हैं तो वो चीज गलत ही चलती रहेगी और देश में असुविधा होती रहेगी। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अगर अनम्यता है तो ये चीज होती है। और अगर नम्यता यानी कि लचीलापन है कि जब चाहे जो पार्टी आए अपने हिसाब से चलाए, जो राजनेता आए वो अपने हिसाब से उसको कार्य करे, तो ये भी गलत है। क्योंकि अच्छा वाला जो कानून है जो देश के हित में, अगर वो बंद कर दिया किसी पार्टी ने आके संशोधन करके, तो उससे भी हमारे देश को क्षति होगी, नुकसान होगा। तो इसलिए हमारे देश में जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने सोच समझ कर नम्यता और अनम्यता यानी कि लचीलापन और कठोरता का समावेश किया है। तो हम समझते हैं कि इसमें कारण क्या है।
हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात की गई है, जो कि भाग 20 का हिस्सा है। इसमें दो तरह के संविधान संशोधन की प्रमुख रूप से बात की गई है, जिसमें क्या होता है कि जो भी सदन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 यानी कि 2/3 मेजोरिटी से हमें वहाँ पर बिल पास कराना होता है। उसके बाद में ही वो विधेयक बनता है, राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर कानून बनता है और संशोधन हो जाता है। इस तरह का एक सिस्टम हमारे संविधान में ऐड किया गया है ताकि कोई भी राजनीतिक पार्टी आसानी से न करे। इसके बाद में दूसरा सिस्टम आता है जिसमें 2/3 तो आपको मेजोरिटी लेना ही है दोनों सदनों की। उसके साथ साथ आपको लगभग आधे राज्यों की परमिशन की भी आवश्यकता होती है, जो कि साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। इसके बारे में आपको और भी आगे आने वाले वीडियो में और संविधान संशोधन की चीजें बताएंगे, जब वो डिटेल से आपको इसके बारे में बताएं। संविधान संशोधन के बाद में हम चलते हैं तीसरे स्रोत पर, विभिन्न स्रोतों से निहित। हमारे देश का संविधान जो है वो विभिन्न स्रोतों से निहित है, यानी कि इसमें बहुत सारे सोर्सों को मिलाकर हमारे देश का संविधान बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का संविधान है उसमें सबसे अधिक समावेश किसका है, तो उसमें सबसे अधिक संविधान में समावेश है वो है 1935 के अधिनियम का, जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। और हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने जब इसको देखा और समझा कि 1935 के अधिनियम से हमें बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है और इनको हमें ले लेना चाहिए, तो इन्होंने क्या करा कि 1935 से ही अधिकतर चीज यानी कि 250 आर्टिकल लगभग हमारे देश के संविधान में 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं, जो इसके कारण से इसको विभिन्न सोर्स से निर्मित बताया जाता है। उसके बाद में हमारे देश के संविधान में आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। उसके बाद में संसदीय व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। उसके बाद में संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। न्यायालयिक व्यवस्था, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार इंपॉर्टेंट बहुत संविधान को इम्पोर्टेंस बनाते हैं, आम जनता के लिए सुलभ बनाते हैं। मूल अधिकार हमने यूएसए से लिए हैं। विभिन्न स्रोतों से नियत करके इसको बनाया गया है, ये भी इसकी एक विशेषता है। तो आगे बात आती है एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ। किसी भी देश को चलाने के दो तरह के पैटर्न होते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक होता है एकात्मकता यानी कि अध्यक्ष रूप, यानी कि एक नेता होता है, एक राष्ट्रपति होता है, उसके अनुसार सब काम करते हैं और उसको चुना जाता है जनता के द्वारा और वही कार्य करता है। उसके बाद में दूसरा कार्य होता है संघीय व्यवस्था, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नेताओं को चुना जाता है। फिर वो मंत्री आगे जाकर एक पीएम को या सीएम को चुनते हैं, उसके हिसाब से कानून बनता है और फिर देश चलता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एकात्मकता भी है और संघीय व्यवस्था भी है। संघीय व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे दिखता है दो सरकारें दिखती है, मंत्री परिषद दिखता है। उसके बाद में हम आते हैं तो हमारे यहाँ पर चीजें आपको दिखती है, संसद की सर्वोच्चता, संसद के नियम कानून हमारे यहाँ पे चलते हैं। इस तरह की चीजें दर्शाती है कि संघीय व्यवस्था है। और उसके साथ में एकात्मकता क्या होता है, एकात्मकता के साथ में यहाँ पर एकाधिकार में हमारे देश में एक ही नियम चलता है। आपातकालीन प्रावधान हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के लागू होते हैं। राज्यपाल राज्य का हेड है, लेकिन उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, तो एकात्मकता को दर्शाता है। एक न्यायपालिका है जो एकात्मकता को दर्शाती है। केंद्र की जो नीतियां है, नियम है, वो हमारे को सभी को लागू करना पड़ता है। नियम जो है एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, वो सभी को एक समान रूप से लागू होते हैं। तो ये चीजें हमारे साथ दर्शाती है कि एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था हमारे देश में लागू है। तो ये भी हमारे संविधान की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। उसके बाद में आता है एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। देखो, स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका क्या है। एकीकृत न्यायपालिका में इस तरह से होता है, यहाँ पर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट के। उसके बाद में आती है फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी कोर्ट वगैरह है, तो वो चीजें यहाँ पर आती है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, इसके बारे में आपको आने वाले समय में बताऊंगा। हाई कोर्ट हमारे देश में 25 है, जो कि अभी करंट में आंध्र प्रदेश की बनी, आपको पता हो तो विशाखापट्टनम। उसके बाद में अलग अलग जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हमारे यहाँ पे है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम है वो अलग चलता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके नियम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेड होता है, उसके जो नियम कानून बनते हैं वो सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं। और न्यायालय के रूप में उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वो एक स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में जो विधायिका है उसको भी कोई अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप कर सके। तो हमारे देश की एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है, जो कि हमने अमेरिका से लिया है इस प्रावधान को। ये भी हमारे देश की एक अच्छी व्यवस्था है। उसके बाद में आगे आते हैं एकल नागरिकता। देखिए क्या होता है कि अमेरिका जैसे देश में क्या हुआ है कि वहाँ के सभी संघ ने, वहाँ के सभी राज्यों ने मिलकर एक देश बना लिया कि हम सभी अलग अलग राज्य हैं, सब मिलकर एक देश का प्रावधान बनाते हैं, एक देश का निर्माण करते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से देश बने। हमारे देश में ऐसा नहीं। हाँ, ये बात जरूर कह सकते हैं कि संविधान के जो भाग 1 है उसमें ये कहा गया है कि हमारा देश राज्यों का संघ है। लेकिन राज्यों का संघ है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई राज्य अलग होकर कल से देश बना लेगा। ये सभी भारत का हिस्सा है और हम सब भारतीय है। ये बात हमारा दर्शाता है एकल नागरिकता। हमारे देश में सिंगल नागरिकता है, वो है इंडियन यानी कि भारतीय।
और कोई दूसरे नहीं। जबकि दूसरे देश यानी अमेरिका जैसे देशों में ये चीज़ है, अमेरिका ने तो उसके साथ में वो अपने देश का भी नागरिक है, यानी कि उसके पास दो दो सुविधाओं का लाभ ले रहा है और वो दो दो नागरिकता को अपनाए हुए हैं। तो यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार की आवश्यकता क्यों लगी? हमारे संविधान में इसकी आवश्यकता इसलिए लगी क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विविधता है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अलग कास्ट से, कोई किसी कास्ट से, कोई किस धर्म से, कोई किस धर्म से, कोई किस क्षेत्र से, कोई किस क्षेत्र से। तो इस कारण से क्या होता है कि जो वोट है उसका पावर सभी के लिए समान होना चाहिए। इस चीज को इन्होंने सोचा कि अपनाया गया कि वोटिंग का पावर सभी के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक राजनेता चुनते हो वो सभी पर समान रूप से शासन करेगा, वो तो सभी के लिए, आप गरीब हो अमीर उससे मतलब नहीं है, आपके क्षेत्र का वो राजनेता बनता है। तो इसलिए इन्होंने कहा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी कि एक लिमिट बना दो कि इससे ऊपर हर व्यक्ति को समान वोट देने का अधिकार है, वो जिस राजनेता को चाहे उसको पार्टी का मेन अध्यक्ष सीएम पीएम बना सकता है। तो इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान रखा गया। अब इसमें एक चीज बता देता हूँ कि हमारे देश में पहले जब वोटिंग के लिए संविधान बना तो उस समय हमारे देश में 21 वर्ष एज थी, 21 वर्ष एज थी। बाद में क्या हुआ कि 1989 में 1989 में हमारे देश में संविधान में एक संशोधन किया गया। वो संशोधन था 61वां संविधान संशोधन, और इसमें एक बात कही गई कि हमारे देश में जो वोटिंग का अधिकार है वो सभी के लिए समान, यानी कि इसकी एज कम की जाए। और जब से हमने इसका लागू कर दिया है 18 वर्ष, अब 18 वर्ष से अधिक वर्ष के हर व्यक्ति, कोई भी फीमेल हो या मेल हो, कोई भी किसी भी राज्य से हो, वो वोटिंग कर सकता है अपने क्षेत्र में, या फिर लोकसभा के लिए जब होता है वोटिंग उसके लिए। तो इसलिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार को आप समझ सकते हो कि किस लिए और कितना इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए था। उसके बाद में आता है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार को समझाने के लिए हमको अलग से एक वीडियो पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको इसकी विशेषताओं में यहाँ पे बात आई है तो आपको संक्षिप्त में कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि विश्व के अधिकांश देश यानी कि सभी देशों में ऑलमोस्ट ये प्रक्रिया है कि वहाँ पर दो शासन नियम प्रणाली है। क्या सिस्टम है वहाँ पर? एक होता है केंद्र सरकार, एक होती है राज्य सरकार। लेकिन भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में 3 स्तरीय सरकार बनाने का प्रावधान रखा है। 3 स्तरीय सरकार में क्या होता है? सबसे पहले तो बता दूं कि हमारे देश के जो महात्मा गांधी थे उन्होंने ये प्रावधान का पहले ही सोच रखा था। आर्टिकल 40 में भी हमारे संविधान में इसका वर्णन किया था, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था तो उसका इतना कोई रोल इम्पोर्टेंस नहीं रखा। लेकिन 1992 में जब क्या हुआ, आर्टिकल में जब 1992 आया तो हमारे संविधान में 73वां संविधान संशोधन करा, 73वां संविधान संशोधन करा और भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें ग्राम पंचायतों का गठन की बात की गई। ग्राम पंचायती स्तर पर जो सरकारें हैं उसको बनाने की बात की गई। उसके बाद में हमने फिर और क्या करा, 1992 में फिर एक संविधान में संशोधन किया, उसको रखा हमने 74वां संविधान संशोधन। उसमें भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें हमने कहा कि हम नगर पालिकाएं निर्माण करेंगे, या ग्राम पंचायत का निर्माण की बात की गई, या नगर पालिकाओं की बात की गई। और हमने त्रिस्तरीय सिस्टम को अपनाया, जिसमें हमने ग्रामीण लेवल से लेकर देश के लेवल तक, राजधानी लेवल तक जहाँ पर सरकार की बात की गई और सरकार को बनाने का प्रावधान रखा गया है। सहकारी समिति, सहकारी समिति में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, 2 से या 2 से अधिक लोग मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं जिससे वो ऑपरेट करते हैं और बिजनेस करते हैं। इस तरह की सहकारी समिति का हमारे यहाँ पे प्रावधान संविधान में किया गया। संविधान में यह चीज़ पहले से नहीं थी। इसको भी जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत को जोड़ा गया उसी तरह इसको भी जोड़ा गया। तो वह कब जोड़ा था? उसका जब हमने संशोधन किया हुआ 97वां संविधान संशोधन था, जो कि 2011 में किया गया था। इसको जोड़ा गया, और इसको कहाँ पे जोड़ा गया? तो आर्टिकल 243 में जेड एस से लेकर जेड टी तक इसको ऐड किया गया। इसके बारे में पूरे प्रावधान नियम कानून लिखे गए, और आर्टिकल 43 में इसके बारे में डीपीएसपी में भी प्रावधान किया गया, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसके बारे में लिखा गया। तो सहकारी समिति आती। उसके बाद में धर्मनिरपेक्ष राज्य। निरपेक्ष में आप जैसे जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग धर्म और अलग अलग पंथ और जात यानी कि रहते हैं। तो इन सबों के अगर एक नियम कानून नहीं बनाया जाता इन सभी के लिए तो बहुत दुविधा हो जाती है, बहुत ही दंगे की स्थिति खड़ी हो सकती थी। इसी से निपटारे के लिए हमारे कानूनविदों ने, जो बुद्धिजीवों ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना स्थापित की, और उन्होंने एक निर्णय लिया कि हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहिए, जहाँ पर सभी धर्म, सभी जाति के लोग रह सके और शांति प्रिय रह सके। तो इसी के लिए 1976 में संविधान में संशोधन किया गया और एक नया शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके आधार पर हमारे देश में मौलिक अधिकार में बात कही गई कि हम आर्टिकल 14 में कहा गया कि हर व्यक्ति कानून के समक्ष समान रूप से आएगा, उसका किसी प्रकार से लिंग जाति के रूप में भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 14 कहता है। उसके बाद में आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसके जाति,
रंग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 15 कहता है। बाद में आर्टिकल 16 कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में समान रूप से सुविधाएं दी जाएगी, सार्वजनिक क्षेत्र में किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 16 कहता है। इस तरह से हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं हमारे देश को, यह भी संविधान में वर्णित किया गया है। पॉइंट है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय यानी कि इंडिपेंडेंस बॉडी, ये क्या होता है? हमारे देश में एक स्वतंत्र निकाय बहुत सारे बनाए गए हैं जिससे हमारे देश को कार्य करने में सुविधा मिले, बार बार किसी की रोक टोक नहीं हो। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे देश की न्यायपालिका जो सिस्टम है वो स्वतंत्र है, उसमें किसी भी राजनीतिकरण नहीं है और ना ही कोई हस्तक्षेप है। इस तरह से क्या है कि अगर आप वोटिंग में अगर राजनीतिकरण हो गया तो हर कोई वोटिंग में जीत जाएगा। इसीलिए हमारे देश में स्वतंत्र निकाय में बनाया गया है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन किया गया है, जो कि स्वतंत्र बॉडी है जिसका संविधान में वर्णन है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, यह भी स्वतंत्र बनाया गया है जिसमें राजनीतिक कारण से दूर रखा गया है। ये इनके अलग डिसीजन लेते हैं, इनके एग्जाम लेते हैं और सिलेक्शन लेते हैं और अपना स्वतंत्र निकाय रखते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि ये बाद में राजनीतिकरण के दबोच से जाते हैं, उनके नीचे ही आके कार्य किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव इनका होता है, जब ये सिलेक्ट होते हैं, तब इनके लिए स्वतंत्र रखना आवश्यक होता है, तो इसलिए इसका गठन किया गया है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में आता है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में क्या है? हमारे देश में 3 तरह के आपातकालीन प्रावधान रखे गए हैं, जिसमें आता है सबसे पहला 352 आर्टिकल, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। उसके बाद में आता है 356 आर्टिकल, जिसमें राज्य में विद्रोह की स्थिति होने पर उसकी घोषणा की गई। अगर कोई राज्य शासन नहीं चला पा रही है तो उसका सिस्टम अपने हाथ में केंद्र सरकार ले सकती है, इसकी बात की गई। उसके बाद में आता है 360 आर्टिकल, जिसमें वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। तो हमारे देश में आपात परिस्थिति से निपटने के लिए भी एक आपातकालीन सिस्टम का प्रावधान रखा गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमारे देश में आपातकालीन व्यवस्था से भी हम निपट सकते हैं, इसका प्रावधान भी रखा गया है। उसके बाद में आता है मौलिक अधिकार। 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार जो हमारे देश के आर्टिकल में बनाए गए संविधान में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर आम व्यक्ति को न्यायालय तक यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने की क्षमता देते हैं और अपने हक के लिए लड़ने का विचार उसके अंदर देते हैं और क्षमता यानी कि ताकत देते हैं, ताकि वो अपने हक के लिए काम कर सके। उसके बाद में आता है नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है उसका प्रावधान क्या था? हमारे देश में महात्मा गांधी जी थे, उनका ये कहना था कि हमारा देश ऐसा बने जो कि सुंदर होने के साथ साथ में एक नैतिक देश हो और जहाँ का विचारधारा अच्छी हो, जहाँ पर क्रूरता ना हो, अन्याय अहिंसा ना हो। इसलिए निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया है, जिसमें 3 प्रकार के, वो आपको मैं आगे डीपीएस पे जब पढ़ाऊंगा उस समय उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो नीति निर्देशक तत्वों का भी प्रावधान किया गया है, जो कि यह बात दर्शाता है कि जब भी कोई राज्य बनता है तो उन राज्य को बनते हैं या वहाँ के नियम कानून जब बनते हैं तो उन कानून नियमों को बनाते समय राज्य को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या नीति निर्देशक तत्व हमारे लिए स्थापित किए गए। इन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए और फिर ही कोई कानून बनाना चाहिए, जिससे किसी गरीब का, किसी पर्यावरण का और वहाँ की जन सैलाब को या किसी अनुसूचित जनजाति का नुकसान ना हो, किसी का गलत यूज़ ना हो। इस चीज़ें के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं। उसके बाद में आता है मौलिक कर्तव्य। जिस तरह से हर व्यक्ति को हमारे संविधान में मूल रूप से 6-7 अधिकार दिए गए थे, उनके साथ साथ हमारे संविधान ने रशिया से यूएसएसआर जो पहले था उसके लिए हुए मौलिक कर्तव्य दिए हैं, जो कि अलग से जोड़े गए हैं। तो उसमें यह बात भी कही है कि हमें 10-11 जो 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्य उनका भी पालन करना चाहिए। हमारे देश में मौलिक अधिकार का ही हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमारे कुछ कर्तव्य है। हम इस देश में रह रहे हैं, इसमें खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपना नाम कमा रहे हैं, तो हमें उन कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, जो कि बहुत ही आवश्यक है और हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। दोस्तों, इस तरह से संविधान की प्रमुख विशेषता है। और भी कुछ विशेषता संसदीय प्रणाली है, अधिकतर मैंने आपको पॉइंट यहाँ लिखवा दी है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप वो भी कमेंट से कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको और भी कुछ वीडियो बना के बताऊंगा। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।